हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स पावर्ड बाय एग्जामपुर द वन स्टॉप सोल्यूशन। भाई, आप लोगों की क्वेरीज बहुत आ रही हैं कि सर किस तरीके से नोट्स बनाएं, किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कहाँ से क्या करें। इन्हीं सब पर ये सेशन आप लोगों के लिए है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उसको लेकर के हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके से फ्रेमिंग होती है। पृथ्वी पर कभी भी किन्हीं दो व्यक्तियों का पढ़ने का तरीका वह सेम नहीं हो सकता है। तो कोई भी एक तरीका वह सर्वमान्य रूप से सबके लिए लागू नहीं किया जा सकता। कि कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से जिस माहौल में रह करके आपकी परवरिश हुई हो, उसी माहौल में उसी तरीके से दूसरे की परवरिश हो सके। संभव नहीं। तरीका, आसपास का जो माहौल है, यही सब हमारे तैयारी को और टाइम टेबल को प्रभावित करते हैं। साथ ही हर एक व्यक्ति को चीजों को समझने और बातों को टिकल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आज मैं डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह इन्हीं सब तरीकों पर बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है तो आप उनको कैसे हैंडल करें। जैसे अगर हम बात करें तो एक बड़ा सवाल आता है कि सर इतनी सारी क्लासेस है, यूट्यूब पर तमाम सारी क्लासेस है, तमाम सारे टीचर है, वहां से हम कैसे किस चीज को कवर करें। देखिए, एक खास बात समझिएगा कि हर टीचर का रिदम हर व्यक्ति से मिल जाए यह भी संभव नहीं होता है। पहली चीज तो आप ये देखिए कि किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट में किससे आपका रिदम मिल रहा है, वही आपके लिए बेस्ट है। और फिलहाल अगर हम देखें, ऑनलाइन वेंचर के जितने भी टीचर हैं, सब पूरा का पूरा नॉलेज रखते हैं सब्जेक्ट का और मैक्सिमम यहां पर पीएचडी किए हुए हैं और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। और इस वजह से ऑनलाइन वेंचर को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। आपका रिदम जरूर मैच करेगा। यहां पर दूसरी बात कि क्लास के रिदम से मैच होने के बाद भी कभी कभी बहुत सारे टॉपिक स्किप हो जाते हैं और जब आप क्लास करते हैं तो आपको लगता है कि इतने कम समय में लिखें, समझें, बनाएं, क्या करें। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में ही अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, आप ब्लंडर कर रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को पहली ही बार में लिखना मत शुरू करिए। पहले उस टॉपिक के लेक्चर को फर्स्ट टाइम में एक बार गो थ्रू हो जाइए। दूसरी बार जब आप सेकेंड टाइम उस लेक्चर को देख रहे हैं, तब कोशिश करिए कि मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर ले। और दूसरी बार जब आप देख रहे हो सेशन को, तब स्पीड को बढ़ा लें, क्योंकि पहली बार आप लाइव देखेंगे, दूसरी बार आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होते हैं, क्योंकि वह लाइव जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आ चुकी है। तो आपको मेन मेन पॉइंट को नोट करना है वहां से कि कौन कौन से टॉपिक कराए गए। इसके अलावे उन टॉपिक से आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है। अगर उन टॉपिक से आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन नहीं बनाया तो कोई गिनती के आपको 5, 10, 25 क्वेश्चन करा सकता है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं करा सकता। बहुत कराएगा, 100 क्वेश्चन करा देगा, इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं कराए जा सकते। तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। यानी कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं, कोई भी लाइन आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या ये बन रहा है कि एग्जाम में इस लाइन से इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जितने पॉसिबल डायमेंशन हैं, अगर आपने उन पॉसिबल डायमेंशन से वहां पर क्वेश्चन बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक होता है डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेना, सीधे सीधे फैक्ट पूछ लेना, और ये सबसे आसान प्रश्न होता है और सबसे टफ भी। अगर आ रहा है तो सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन अगर यही नहीं आ रहा है तो फिर ये सबसे टफ प्रश्न हो जाता है। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि फैक्ट के अलावे एसर्शन एंड रीजन टाइप के, कथन और कारण टाइप के प्रश्न बनने की संभावना क्या यहां पर है।
अगर कथन और कारण वाले प्रश्न यहां पर बन सकते हैं तो उनमें आपको दोनों तरीके से ध्यान में रखना है, इवन 3 तरीके से ध्यान में रखना है कि कथन कारण की व्याख्या कर रहा है तब क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, कथन सही है कारण गलत है तब कैसा बनेगा, और कारण और कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है तब कैसा बनेगा। तो या कारण सही है कथन गलत है तब कैसा बनेगा। इस तरीके के जितने भी ऑप्शन आते हैं, क्या उस तरीके के उस लाइन से आप प्रश्न बना पा रहे हैं? अगर हाँ बना पा रहे हैं तो फिर वो टॉपिक आप कमांड करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक और आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और यूपीएससी के किसी भी एग्जाम का, चाहे वो सीडीएस की बात करें, चाहे वो सीएपीएफ की बात करें, चाहे हम एफकैट की बात करें, किसी भी एग्जाम में बहुत फेवरेट होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको हर एक स्टेटमेंट पता रहेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब कि उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ऐसे प्रश्नों की भरमार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है कि स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 सही, 1 2 3 सही, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। एक और सवाल ये तो हो गया क्लास नोट्स और चीजों को लेकर के, एक और चीज होती है कि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पीडीएफ से आप कहानी को पढ़ें और चीजों को पढ़ें, बट यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा, आपके सोर्स मल्टीपल नहीं होने चाहिए, केवल एक सोर्स पर भरोसा रखिए। एक चीज ये जान लीजिए कि अगर 200 पेज की किताब मैं लिख रहा हूं और 200 पेज की किताब कोई और लिख रहा है, मेरा साथी उसी सब्जेक्ट पर लिख रहा है, 200 पेज की दोनों किताबें हैं, तो हो सकता है कि 10 पॉइंट यहां पर ज्यादा हो, 10 पॉइंट यहां पर वो 10 पॉइंट ना हो जो इसमें नए मिल जाए। लेकिन जाहिर सी बात है अगर दोनों 200 पेज की किताब है तो जो 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं वह यहां पर नहीं मिलेंगे, तो 10 अतिरिक्त पॉइंट इन्होंने लिखे होंगे। सिर्फ 10 पॉइंट के लिए 200 पेज पढ़ना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है, यह पूर्णतया अपने टाइम को किल करने वाली बात है। इसलिए मैंने कहा कि एक सोर्स पर अडिग रहिए और उस सोर्स से जितने डायमेंशन में क्वेश्चन बन रहे हैं उतने डायमेंशन से आप क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए। कोई भी चीज अगर है बस वह ऑथेंटिक होनी चाहिए, सोर्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, यह एक बेहद जरूरी बात है। इसीलिए एनसीईआरटी को बेस बनाने को सारे लोग आपको कहते हैं, ताकि आपका सोर्स ऑथेंटिक रहे। अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, सपोज करिए इसी किताब में ही गलत लिखा हुआ है, तो आप गलत याद कर लेंगे और फिर उस गलत को ढूंढ पाना कि आपने गलत कहां याद किया है, वह भी एक बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। तो इस तरीके के लिए जो है दिमाग में रखे रहिए, सोर्स केवल एक बनाइए लेकिन बहुत ऑथेंटिक सोर्स बनाइए जिसको गवर्नमेंट मानती हो, और फिर वहां से अपनी तैयारी को धार देना शुरू करिए। तैयारी को धार देने के लिए आपको रिवीजन को फॉलो करना है। रिवीजन करने के लिए ध्यान में रखे रहिए, पहला रिवीजन विद इन 24 आवर फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। कैसे भी करके एक बार 24 घंटे के भीतर भीतर आप दोबारा उसको पढ़ लें, चाहे जितनी स्पीड में पढ़ना पड़े। दूसरा रिवीजन विद इन 5 डेज हो जाना चाहिए, 5 दिनों के भीतर भीतर उस टॉपिक का दूसरी बार सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए। खास बात और दिमाग में रखिए कि विद इन 20 डेज 20 दिनों के भीतर भीतर थर्ड टाइम रिवीजन आपको करना मस्ट है, और विद इन 50 डेज आप जो है फोर्थ टाइम रिवीजन करते हैं। 50 दिन में कम से कम किसी टॉपिक को 4 बार आप पढ़ते हैं, अलग अलग तरीकों से, सभी तीनों तरीकों से, यानी पीपीटी, क्लास नोट्स, पीडीएफ और क्वेश्चन, इन तीनों तरीकों से 4 बार जब आप पढ़ लेते हैं किसी टॉपिक को,
तब आप क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करें। जब आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं, यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करने की मैंने बात किया था, इसके पहले क्वेश्चन लगाने की बात नहीं किया था। अब आप क्या करेंगे, मॉडल पेपर या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं, तब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता चला जाता है और आसानी से एग्जाम को क्रैक आप कर सकते हैं। एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। क्वेश्चन को टिकल करना आपको आना चाहिए और यह तभी आएगा जब एक रेगुलर रिवीजन मेथड को आप फॉलो करें। अगर आपने रेगुलर रिवीजन मेथड को फॉलो नहीं किया है, दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे आप कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकती। जैसे वरदराजन जी के लिए एक कथन कहा जाता है कि वह बचपन में निरे मूर्ख थे, लेकिन धीरे धीरे वह विद्वान होते चले गए। और उन्हीं के बारे में कहा जाता है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो पत्थर की शिला भी टूट सकती है, तो कोई टॉपिक याद क्यों नहीं हो सकता। ये एक जनरल परसेप्शन है कि 4 से 5 बार पढ़ने पर लगभग 80% से ज्यादा हमें याद रहता है और वह हमारे माइंड में बना रहता है। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखे रहिएगा कि ये रिवीजन मेथड लगातार फॉलो होता रहना चाहिए। अब अगर आपका एग्जाम 6 महीने या साल भर बाद है, तो लगभग हर 80 दिन में, 80 डेज में एक बार वो टॉपिक आपके दिमाग से जरूर गुजरना चाहिए। ये ध्यान में रखे रहिएगा कि 50 to 80 डेज में वो टॉपिक बार बार रिवाइज होता रहे। और कोई भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको 80 डेज में कवर नहीं किया जा सके। यानी 80 डेज में आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे, उसको आप फिर रिवाइज कर लेंगे। इसीलिए 75 डेज तक की क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस 120 डेज की होती हैं, तो उसमें जो है टाइम टॉपिक को लेकर के बढ़ाया जाता है और चीजों को काफी और इलेबोरेट किया जाता है, ताकि आपके बेस मजबूत रहें। फाउंडेशन बैच में जनरली ऐसा किया जाता है, बट जो तमाम सारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच होते हैं वो इसीलिए 50 to 80 डेज के बीच में होते हैं, इसी रिविजनरी मेथड को ध्यान में रखते हुए। तो आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है। 80% अगर आपके दिमाग में है, तब इलिमिनेशन मेथड को अपना करके बाकी 10 to 15% और आप गेन कर सकते हैं। 80% आपको अगर कॉन्फिडेंस है किसी टॉपिक पर, तो 20% इलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। इलिमिनेशन मेथड पर भी चर्चा करेंगे किसी और दिन, जब हम बात करेंगे कि मैच द वर्ल्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो 2 अलग अलग टाइप के मैचिंग टेबल दे करके आपको मैच कराने को कहते हैं, उन तरीके के प्रश्नों को आप इलिमिनेशन पद्धति से कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। वहां पर भी कुल मिलाकर के नॉलेज का बेहद महत्व है। अगर उस टॉपिक पर आपकी कमांड है, तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को टिकल कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जरूर करें और ऑनलाइन वेंचर के डिफेंस चैनल पर लगातार बने रहिए इसी तरीके की जानकारियों के लिए, मेरे यानी डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह के साथ, और हमारी पूरी टीम आपको लगातार गाइड करती रहेगी। सो जरूर से जरूर जो है कोर्सेज वगैरह में एडमिशन ले लीजिए गाइस। CDS, CAPF, FCAT सबके कोर्सेज चल रहे हैं, इनमें आप एडमिशन ले लीजिए, क्लासेज आपकी चल रही हैं। आप जो है इसमें छूट पाने के लिए हमारे कोड का या किसी भी टीचर के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कोड का इस्तेमाल करते ही 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अभी छूट चल रही है कोर्सेज में, तो जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक, तो ये सब जो है करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन दिख रही होगी, उस बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। बाय बाय, जय हिंद ऑफिसर्स।